जब बिहार के सीमांचल स्थित किशनगंज में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और लगातार एक एक करके हर एक पार्टियों पे निशाना साधते हुए नजर आते हैं, कभी आरजेडी के ऊपर तो कभी जेडीयू के ऊपर, और जाते जाते कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते हैं। पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते हैं और कहते हैं कि ये बड़े एम वाई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में सहभागिता की बात होती है तो ये यादव के साथ चले जाते हैं और मुसलमानों को नजरअंदाज कर देते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर सीधा सीधा तौर पे तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, और इसके बाद जेडीयू को भी धोया, कांग्रेस को भी धोया और कहा कि अगर आपको मुसलमानों को न्याय दिलाना है तो एआईएमआईएम को ही सपोर्ट करना है, इस बार वोट करना है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात काफी अलग हो गई है, सियासी पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया है। जब इस इलेक्शन में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है तब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है, और यह सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ती है महागठबंधन के लिए, क्योंकि महागठबंधन एक ऐसा खेमा है जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करता है, उनके वोट की बात करता है। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और कहते हैं कि भाई ये लोग बस अपना फायदा भुनाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इन्हें वोट तो मुसलमानों का चाहिए लेकिन मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाते नजर नहीं आएंगे। इन्होंने बोला कि भाई ये कितने लोग हैं जो बाबरी मस्जिद के ऊपर बोल सकते हैं, ये कितने लोग हैं जो सीआरए एनआरसी के ऊपर बात कर सकते हैं, कोई भी नहीं। मैं संसद में इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो सीए एनआरसी के ऊपर बोलता हूं, मैं संसद में इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो कहता हूं कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। क्या ये बोल सकते हैं? उन्होंने किशनगंज से चुनाव लड़ रहे जेडीयू और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब इन दोनों से बोलिए कि क्या ये बोल पाएंगे कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? अगर नहीं बोल पाएंगे तो ये मुसलमानों के मसीहा कैसे हो गए, ये मुसलमानों के हमदर्द कैसे हो गए? उन्होंने बिल्किस बानो की भी याद दिलाई और कहा कि भाई इस बार वोट करने से पहले बिल्किस बानो को याद कीजिएगा कि मैं उनके अजियत के लिए, उनके अहमियत के लिए कितना ज्यादा लड़ा हूं। इसके बाद वो एक एक करके अपने कामों को गिनवाते हैं, एक एक करके अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम सीमांचल के इलाकों के लिए हमेशा लड़ेंगे, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप सबको पता होगा कि सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। जहां किशनगंज वो पहुंचे थे वहां तो 67% मुस्लिम आबादी है। उसके बाद अगर बात किया जाए अररिया में तो वहां भी मुसलमानों की संख्या तादाद 38% है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसका जिक्र शहनवाज हुसैन भी कर चुके हैं कि भाई साहब एक हैदराबादी आएगा और वो आपको भड़काएगा लेकिन आपको भड़कना नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं और इनकी जो पार्टी है वो मुसलमानों और हिंदुओं में दरार डालने का काम करती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करती। शहनवाज हुसैन का लगातार आरोप है। इधर असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं, लगातार सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, वो लगातार मुसलमानों के अधिकार छिन जाने की बात कर रहे हैं और बाबरी मस्जिद के नेस्तो नाबूद होने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद कर दी गई, इस तरीके की बात कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं इसी सब मैसेज के साथ। वहां अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान भी थोड़े खींचे हुए हैं बिहार के। वो पहले मानते थे कि आरजेडी उनके लिए जो है, आरजेडी के वो कोर वोटर हैं, आरजेडी उनके लिए सोचती है, लेकिन जब से कुछ नेता वहां से छिटके तब से उनका भी विश्वास आरजेडी से उठने लगा। और ये जब टिकट का बंटवारा हुआ और वहां से कम मुसलमानों को टिकट दिया गया तब और ज्यादा मुसलमानों में बौखलाहट हो गई। और अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट को एक तरफा ना कर दे अपने पार्टी के तरफ। अब आपको यह समझना होगा, उनके तरफ से किशनगंज से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान बहुत बड़ा चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआई के बिहार के तरफ से, और ये एकमात्र ऐसे विधायक हैं, जब 5 विधायक जीता था एआईएमआईएम तो उसमें से ये जीते हुए विधायक ये भी थे। इनका कद काफी बड़ा था उस वक्त भी और इस वक्त भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि ये जब 5 विधायक जीते थे और 4 विधायक जाके आरजेडी में मिल गए थे, तब आरजेडी ने इनको बहुत बड़ा ऑफर भी दिया था कि आप मेरे साथ आ जाइए, लेकिन इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का दामन पहलू नहीं छोड़ा और उनके लिए लॉयल बन गए। नतीजतन ये रहा कि इस बार भी इन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया। किशनगंज से ये फिर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पूर्व भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे।
त्रिकोणीय मुकाबले में, लेकिन इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बन के बिहार में भी उभरने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं आपको बता दूं, अख्तरुल ईमान जो कि एक बहुत बड़े अभी असदुद्दीन ओवैसी के चहेते हैं और इनके लिए काफी लॉयल हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी जताया है असदुद्दीन ओवैसी ने और बिहार जीतने की जिम्मेदारी इनके ही हाथों में थमा दी है। बोला कि भाई बिहार जीत के लाओ, बिहार में कुछ वोट जो है अपने होने चाहिए। 5 सीटों पे इससे पूर्व जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो AIMIM ने 5 सीटें वहां से भी सीमांचल के ही एरिया से जीत लिया था। अब बारी है लोकसभा चुनाव की, तो मैं आपको बता दूं लोकसभा से ये बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने लगभग 15 उम्मीदवार खड़े करूंगा और अब उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू हो चुकी है, उनके लिए वोट मांगने का कार्यक्रम इनका शुरू हो चुका है और ये अब लगातार बिहार में भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी MY समीकरण से लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री तक, भाई आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? क्या असदुद्दीन की एंट्री MY समीकरण को पूर्णतः बिगाड़ देगा? क्या महागठबंधन का ये जो गठबंधन है MY में से M छिटकता हुआ नजर आएगा? क्या महागठबंधन को इसका बहुत बड़ा खामियाजा और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या महागठबंधन एक ओवैसी की एंट्री को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा? आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अपना विचार आप हमसे जरूर साझा करें। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।